हेलो एवरीवन। हेलो सर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। चलिए, आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। हमने तो लास्ट क्लास में जो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पशन देखा था, तो अभी वो सेम यूनिट चल रही है अभी। तो उसी यूनिट से अभी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्लाइड है आपको शेयर कर रहा हूँ। तो स्लाइड है, विजिबल है सबको? यस सर। अब देखिए, इस स्लाइड में हम अभी जो सेक्शन देखेंगे वो सेक्शन देखेंगे सेक्शन 10A। इससे मिलता जुलता सेक्शन है सेक्शन 10AA और सेक्शन 10B। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 10A। सेक्शन 10A में क्या है? स्पेशल प्रोविजंस कुछ दे रखे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश अंडरटेकिंग। कोई भी, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है या अंडरटेकिंग है, वो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? फ्री ट्रेड जोन में। एक हम हमारा कंसेप्ट है फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। फ्री ट्रेड जोन की डेफिनेशन क्या है? चलिए इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। सर, जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, कम्पिटेटिव मार्केटिंग हो। हाँ, मिलता जुलता ऐसा ही है। फ्री ट्रेड जोन में ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो फ्रीली अपना ट्रेडिंग कर सके, हाँ हाँ। ठीक है। जैसे फ्री ट्रेड जोन, इसका डेफिनेशन है फ्री ट्रेड जोन आर दोज लोकेशंस और एरिया, ये कुछ एरिया या लोकेशन होते हैं एरिया पे, दैट अलाउ द इम्पोर्ट, जो क्या अलाउ करता है कि इससे इम्पोर्ट अलाउ करता है। वन सेकेंड। सर, इसमें 90 से पहले नहीं था ना इंडिया में जो ये फ्री ट्रेडिंग है, उसके बाद ही हाँ, ये आया आई उसके थिंक। बाद ही आया है, उसके बाद ही आया है। हाँ। इसलिए हमारा कंट्री की इकोनॉमी बहुत बेकार थी, बेकार तो हाँ। अब भी है। तो इसमें देखिए, फ्री ट्रेड जोन में क्या है? आर दो लोकेशंस, ये कुछ लोकेशंस और एरिया हैं दैट अलाउ द इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट को अलाउ करता है, स्टोरेज को अलाउ करता है, मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे भी कर सकते हो। और किसकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट और स्टोरेज? गुड्स की, ठीक है। तो गुड्स में क्या क्या इसमें इंक्लूड है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसमें कैसे कर सकते हो? विदाउट सब्जेक्टिंग देम टू कस्टम्स ड्यूटीज और टैक्सेज, मतलब इस पर कोई टैक्सेज या कस्टम ड्यूटीज है, ये ड्यूटी फ्री रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंडीशन, बहुत कम कंडीशन अप्लीकेबल होती है, मतलब वो फ्रीली अपना ट्रेडिंग कर सके या मैन्युफैक्चरिंग कर सके या स्टोरेज या इंपोर्ट सब कुछ कर सके। इसको अगर हिंदी में देखें तो मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसको फ्री ट्रेड जोन को बोलते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो FTZ बोलते हैं। वे स्थान या क्षेत्र हैं जो सीमा शुल्क या करों के अधीन किए बिना, मतलब इसमें सीमा शुल्क और कर नहीं लगते हैं। आप क्या कर सकते हो? आयात कर सकते हो, भंडारण कर सकते हो, जो स्टोरेज बोलते हैं, माल के निर्माण आदि की अनुमति देते हैं। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख सकते हैं, आपके अगर इसमें फ्री ट्रेड जोन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप दे सकते हो कुछ एग्जांपल। इसमें एग्जांपल है, देखिए, कांडला फ्री ट्रेड जोन, जैसे कांडला फ्री ट्रेड जोन हो गया। फिर सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो, मुंबई में ये। हाँ जी, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, या फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं, या मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या और एनी अदर नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी अगर नोटिफाई करना चाहे। तो जैसे कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, या सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, या फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, या मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ये कोचीन, नोएडा, ये सारे फ्री ट्रेड जोन है। सर, एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी। सर, जैसे जीएसटी वगैरह, इस पे ऐसा कोई चक्कर नहीं होता इनमें जैसे ट्रेडिंग कर। इन पे GST वगैरह तो लगता है, बट ये अच्छा। कि इसमें इनकम टैक्स की कुछ छूट मिलती है। ओके। अब जैसे हम अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए क्या क्या छूट मिलेगी, इसको अभी हम देखेंगे। ओके। फिर एक होता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो सेक्शन 10AA में आता है। फिर सेक्शन 10B में आता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। एक्चुअल में मैंने आपका सिलेबस देखा था, तो उस सिलेबस में एक तो आपके सिलेबस में ये था, फ्री ट्रेड जोन था, सेक्शन 10A, जो यूनिट 2 में था। वन सेकेंड।
उसके बाद यूनिट 2 में आपका ये वाला था 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स। आपका ये नहीं था, उसमें नहीं लिखा हुआ था, बट मिलता जुलता अगर क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो ये मिलता जुलता सेम है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्री ट्रेड जोन वाला, सेक्शन 10A। अब देखिए इसको अगर डिटेल में देखते हैं कि सेक्शन 10A स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश अंडरटेकिंग। जो भी अंडरटेकिंग जो न्यूली स्टेब्लिश हुई है वो फ्री ट्रेड जोन में है। ठीक है, फ्री ट्रेड जोन जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो उस पर क्या क्या प्रोविजंस अप्लीकेबल है एज पर सेक्शन 10A। जो 10A के क्या क्या प्रोविजंस अप्लीकेबल है, इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं टैक्स हॉलीडे भी बोल सकते हैं। इसको अगर आपके क्वेश्चन आ जाए टैक्स हॉलीडे क्या है, तो टैक्स हॉलीडे के रूप में भी आप इसको जान सकते हो। तो टैक्स हॉलीडे क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे कर अवकाश। कर अवकाश का मतलब अगर मीनिंग से पता चलता है कि टैक्स का अवकाश दे दिया, उसका मतलब ब्रेक लगा दिया, टैक्स ब्रेक बोल सकते हो एक, कि उस पर अब टैक्स नहीं लगेगा कुछ टाइम के लिए। तो टैक्स हॉलीडे इज ए टेम्परेरी टैक्स ब्रेक। कुछ टाइम के लिए टैक्स का ब्रेक लगा दिया उस पर, अंडरटेकिंग पर, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आप फ्रीली आप ट्रेडिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, कुछ भी करो। उसमें कुछ डेफिनेशन है कि आप क्या कर सकते हो। तो टैक्स हॉलीडे एक अस्थायी ब्रेक है, टैक्स का ब्रेक है। उसके बाद टैक्स हॉलीडे का और क्या है, इसको टैक्स हॉलीडे मतलब कि एज ए आप मुहावरेदार यूज कर सकते हो कि इसको टैक्स हॉलीडे भी बोलते हैं। अगर टैक्स हॉलीडे की अगर डिटेल में आ जाए तो आप ये लिख सकते हो कि टैक्स हॉलीडे एक अस्थायी टैक्स ब्रेक है। साथ में एक टैक्स हॉलीडे इज ए गवर्नमेंटल इंसेंटिव, एक इंसेंटिव स्कीम भी बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया कि चलिए आप बिजनेस खोलिए, न्यू बिजनेस खोलिए कोई भी, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको टैक्स नहीं देना है। तो एक टैक्स हॉलीडे इज ए गवर्नमेंटल इंसेंटिव, ठीक है, दैट टेम्परली रिड्यूस और एलिमिनेट, ये कुछ टाइम के लिए रिड्यूस कर देता है और एलिमिनेट कर देता है किसको, टैक्स को। वो टैक्स को रिड्यूस और एलिमिनेट करता है कुछ टाइम के लिए, फॉर कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स के लिए। तो कर अवकाश एक सरकारी प्रोत्साहन है जो उपभोक्ताओं या व्यवसायियों के लिए, जो व्यवसाय और उपभोक्ताएं हैं, तो उन करों को अस्थायी रूप से कम या समाप्त कर देता है। मतलब इसका मैं पर्पज़ बता रहा हूँ कि किस पर्पज़ के लिए लाया गया है। तो ये इस पर्पज़ के लिए लाया गया है कि उसको अस्थायी रूप से टैक्स उसको सेव किया जा सके। एक सरकारी प्रोत्साहन बोल सकते हो इसको। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टैक्स हॉलीडे, इस टैक्स हॉलीडे का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड फास्टर ग्रोथ, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको इनकरेज किया जा सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इकोनॉमिकल है, जो भी इंडिया है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, डेवलप हो सके, और जो उसकी एक्टिविटी है और उसकी ग्रोथ है वो फास्ट हो। एक्टिविटी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको इनकरेज करे और जो उसका जो ग्रोथ है वो फास्ट हो। तो कर अवकाश का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी क्वेरी है? यस सर, एक बात पूछनी थी सर, एफटीजेड का नाम ही टैक्स हॉलीडे है क्या? है जी। जो एफटीजेड है, फ्री ट्रेडिंग जोन, हाँ जी, उसका नाम ही टैक्स हॉलीडे है मतलब? टैक्स हॉलीडे एज ए कंसेप्ट बोल सकते हो कि क्यों लाया गया है, मतलब कि ओके। ये जो स्पेशल प्रोविजन जो लाए गए हैं ये टैक्स हॉलीडे के लिए लाए गए हैं, ये बोल सकते हो। और टैक्स हॉलीडे क्या है कि एक टेम्परेरी ब्रेक है, कि क्यों लाए गए हैं, कि टैक्स को टेम्परेरी ब्रेक देने के लिए लाया गया है। टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड अदर हाँ, थिंग्स। तो टैक्स हॉलीडे ये बोल सकते हो कि ये मुहावरेदार यूज है इसका ऑलराइट। कि ये टेम्परेरी टैक्स ब्रेक देने के लिए लाए गए हैं, और टैक्स ब्रेक क्यों देने के लिए लाए गए हैं, कि गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम है और इकोनॉमिक को फास्ट करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए लाया गया है। उसके बाद टैक्स हॉलीडे में आल्सो भी ऑफर टू बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, इसको इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। तो व्यवसायियों को निवेश प्रोत्साहन, निवेश का प्रोत्साहन देने के लिए भी ये लाया गया है। तो ये बोल सकते हो ये क्यों लाया गया है। अगर इसको मैं टैक्स हॉलीडे नहीं भी बोलता तो मैं आपको ये बोलता कि ये मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में नव स्थापित उपक्रमों के संबंध में विशेष प्रावधान क्यों लाए गए हैं, या स्पेशल प्रोविजन क्यों लाए गए हैं। तो न्यूली स्टेब्लिश अंडरटेकिंग को जो फ्री ट्रेड जोन में है तो उनको ये प्रोविज़न क्यों लाया गया है, या बोल सकते हो टैक्स हॉलीडे क्यों लाया गया है। तो इन पर्पज़ के लिए लाया गया है। उसके बाद अब प्रोविज़न क्या है, इसमें क्या सेक्शन में क्या लिख रखा है, देखिए क्या लिख रखा है। सेकंड पॉइंट है कि प्रोवाइड ए डिडक्शन ऑफ ए सच प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए उसका 10 लाख रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ,
तो उसमें से ये एक डिडक्शन प्रोवाइड करता है कि 10 लाख रुपीज़ में से आप एक डिडक्शन दे दीजिए उनको, तो इसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो क्या होगा, टैक्स कम लगेगा। तो प्रोवाइड से डिडक्शन, ये डिडक्शन देता है ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और गेन जो भी हुआ उसमें से एक डिडक्शन देता है। एज आर ड्राइव्ड बाई, ये अब कैसे ड्राइव होगा वो, मतलब डिडक्शन वो कैसे कैलकुलेट होगी, ड्राइव्ड बाई एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कैसे ड्राइव होगा कि उसके जो आर्टिकल्स हैं जो डील करता हो, जो कुछ आर्टिकल्स है या कुछ थिंग्स है, आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो मोबाइल है या कंप्यूटर है या फिर हैंडमेड कुछ भी आइटम हो सकते हैं, आर्टिकल्स या थिंग्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल है, जो कोई भी आर्टिकल हो या कोई थिंग्स हो या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, वो अगर क्या करे, एक्सपोर्ट करे, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो प्रोवाइड डिडक्शन, एक डिडक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है कि अगर वो एक्सपोर्ट करता है आर्टिकल, थिंग्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, अगर वो एक्सपोर्ट करता है फॉर ए सर्टेन कंजुगेटिव असेसमेंट ईयर्स, मतलब बहुत उसमें कुछ सर्टेन ईयर्स लिखे हुए हैं कि कुछ कुछ कंडीशन में 5 ईयर लिखे हैं, कुछ कंडीशन में 3 ईयर लिखे हैं, कुछ कंडीशन में 2 ईयर लिखे हैं। तो कंटिन्यू आप ये बोल सकते हो मैक्स वो 10 ईयर तक उसको कंजुगेटिव 10 ईयर तक, 10 असेसमेंट ईयर तक उसको छूट देता हो। वो क्यों देता, कैसे देता है कि अगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आर्टिकल्स या थिंग्स को अगर एक्सपोर्ट करता तो, और सच अंडरटेकिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप इन फ्री ट्रेड जोन, और ये अंडरटेकिंग है फ्री ट्रेड जोन में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में होनी चाहिए, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होनी चाहिए, कि कुछ भी बोल सकते हैं इनको। अगर इसको हिंदी में देखें तो ये पर्पज, मतलब इसमें क्यों लाया गया था, मतलब पर्पज़ क्या है इसका, वो तो मैंने बता दिया था आपको। अब इसमें कैसे डिडक्शन मिलेगा, कि ऐसे लाभ और लाभ की कटौती प्रदान करता है। अगर कोई भी लाभ है तो उसकी कटौती प्रदान करता है, जो कुछ लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए आर्टिकल्स, मतलब कुछ मूल्यांकन वर्ष कौन से हैं, असेसमेंट ईयर्स, तो लगभग 10 असेसमेंट ईयर तक ये डिडक्शन प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है, आर्टिकल्स या चीज़ों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से, जो भी निर्यात अगर होता है, याद रखिए निर्यात होना ज़रूरी है, मतलब एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट से एक उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस तरीके के उपक्रम को FTZ या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये जो भी एरिया है उसमें स्थापित होना चाहिए वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब कंडीशंस क्या है, मतलब किस किस को ये छूट मिलेगी, क्या सभी फ्री ट्रेड जोन या स्पेशल इकोनॉमी जोन जितने भी एरिया में है सब अगर स्टेब्लिश है उसमें, तो सभी अंडरटेकिंग को यह छूट मिल जाएगी, बट उनको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब ये छूट मिलेगी। क्या कंडीशंस है देखिए, इन ऑर्डर टू गेट डिडक्शन, डिडक्शन प्राप्त करने के लिए एन अंडरटेकिंग मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, उसको सेटिस्फाई करना होगा कुछ कंडीशंस को। कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, कि कटौती प्राप्त करने के लिए एक उपक्रम को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। क्या, फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट क्या है, इट मस्ट बिगन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन इन फ्री ट्रेड जोन। ये जो फ्री ट्रेड जोन है इसमें क्या करे, वो मैन्युफैक्चर करे या प्रोडक्शन करे। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्माण या उत्पादन शुरू करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। तो ये तो हमारा जो भी मीनिंग था उससे ही पता चल रहा है कि फ्री ट्रेड जोन में करेगा। तभी कंप्यूटर के प्राइस इतने बढ़े हुए आजकल जी, तभी कंप्यूटर के प्राइस इतने आजकल बढ़े हुए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। तभी तो ये इंसेंटिव स्कीम लाई गई है कि हाँ। जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया में लगे, क्योंकि चाइना में एक्चुअल में हम इंपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, और बहुत उससे कस्टम ड्यूटी लग के बहुत महंगा हो जाता है वो। हाँ, तो इसीलिए ये कि इंडिया में ये सारे प्रोडक्शन हो और यहाँ से एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट होगा, तो क्या होगा, इंडिया ग्रोथ करेगा। तो ये इसी पर्पज़ के लिए ये सेक्शन लाया गया था। अब देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/1981, 1 अप्रैल 1985 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 1985 है उसके बाद ये फ्री ट्रेड जोन में आया हो। ठीक है, मतलब शुरू हुआ हो कि किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में 1 अप्रैल 1981 के उसके बाद ये शुरू हुआ हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। या किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में 1 अप्रैल 1994 से स्टार्ट हुआ हो, ये तो फ्री ट्रेड जोन के लिए लिखा गया है 1 अप्रैल 1981।
अगर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1994 इन एनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें 1 अप्रैल 1994 के बाद स्टार्ट हुआ हो या उस डेट पे हुआ हो, या फिर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 2001 इन एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टार्ट हुआ हो 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया। सॉरी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाई स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। मतलब कि अगर कोई पुराना बिजनेस चल रहा है और उसने क्या किया, एक नया बिजनेस उसने अपना नाम चेंज कर दिया या कोई दूसरे कंपनी में जाके मिल गया या 2-3 कंपनियों को मिला के एक कंपनी नई कंपनी बना ली, तो उसको नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि मेन पर्पज ही फिर खराब हो जाएगा ना। ये भी हो सकता है कि मान लो कोई पुरानी कंपनी चल रही है, जैसे ये प्रोविजन दिखा उसको, तो उसने क्या किया, आपने नई कंपनी बना ली उसी से और उसने बेनिफिट ले लिया, बट पर्पज सॉल्व नहीं हुआ उसका। तो पर्पज तो यही था कि जितने भी न्यू स्टेब्लिशमेंट है वो आए इंडिया में, बट ऐसा होगा नहीं। तो इट शुड नॉट फॉर्म बाई स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, इसे व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा नहीं बनाया गया हो, मतलब फ्रेश ही होना चाहिए, फ्रेश बिजनेस ही होना चाहिए स्टार्ट। तो 2 कंडीशन कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन इसका, इसमें जो मशीनरी जो लग रही है, इसमें जो मशीनरी लग रही है वो भी न्यू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंपनी की मशीनरी लेके हमने यूज कर लिया और नाम की एक कंपनी चला ली। एक कंपनी मतलब कि मशीनरी है वो न्यू होनी चाहिए, बट इसमें कुछ छूट दे रखी है कि 20% ऑफ सेकेंड वैल्यू मशीनरी अलाउड। अगर 20% अगर सेकेंड हैंड मशीनरी है तो वो चल सकती है, मतलब 100% की जरूरत नहीं है, एक मतलब कि 20% की छूट दे सकती है। 20% की छूट दे दी उन्होंने, मतलब कि 80% भी अगर मशीनरी न्यू है तब भी चल जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है इंपोर्टेड मशीनरी अलाउड। अगर इंपोर्टेड मशीनरी है वो भी अलाउ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंपोर्टेड मशीनरी, इसमें देखिए लास्ट पॉइंट में देखिए, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी कैन एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी। मतलब ये इसमें 20% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर कोई इंडियन मशीनरी है उस पर 20% की कंडीशन अप्लाई होती है कि इसमें 80% ही न्यू होनी चाहिए या 20% पुरानी हो सकती है, बट इसमें 20% पुरानी होने वाला कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंपोर्टेड मशीनरी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इंपोर्टेड मशीनरी है तो वो नहीं होगी या बढ़िया कंडीशन में होगी। तो इंपोर्टेड मशीनरी होनी चाहिए, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाई एनी पर्सन अदर देन असेसी। असेसी मीन्स कि जिसने अगर बिजनेस चलाया है उसने इंडिया के बाहर यूज़ नहीं की हो, किसी और ने यूज़ की हो। ठीक है, तो यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाई एनी पर्सन अदर देन द असेसी, कि जो असेसी है तो असेसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया हो, तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सच मशीनरी और प्लांट वाज नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में यूज़ नहीं होना चाहिए वो, ये इंडिया में यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में यूज़ हो गया तो फिर तो वो इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं। तो ऐसी मशीनरी या संयंत्र का उपयोग पहले भारत में नहीं किया गया हो। उसके बाद थर्ड है इसमें, सच मशीनरी और प्लांट इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो ये तो हमारा मेन पॉइंट था ही कि इम्पोर्टेड मशीनरी होनी चाहिए, कि ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है। साथ में नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कैसे करते हैं। तो नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उस पर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं लिया गया हो। तो नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मशीनरी और प्लांट हैज़ बिन अलाउड। मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं लिया गया हो इसमें डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और 20% वाला इस पर क्लोज अप्लीकेबल नहीं होता। 20% वाला क्लोज अप्लीकेबल होता है ओनली इस पर जो इंडिया से यूज़ हो रही है। तो हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि इट इज़ नॉट फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यू बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पज़। मतलब कि कोई भी पुराना बिजनेस या मशीनरी है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, बट 20% का डिस्काउंट दे दिया गया था, या फिर इंपोर्टेड मशीनरी हो। फिर देखिए फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? जो सेल कंसिडरेशन है, मीन्स कि जो भी एक्सपोर्ट आपका हो रहा है, आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है बाहर, तो उसमें उसका जो सेल कंसिडरेशन आया है, जो भी सेल वैल्यू आई है, जो भी उसका प्रोसीड्स आया है, शुड बी रिमिटेड
मतलब रिमिटेड होना चाहिए टू इंडिया, इंडिया में वापस आना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि हमने उसको मतलब इस एक्सपोर्ट तो कर दिया, ठीक है, बट उसका जो भी पैसा है वो इंडिया में आया ही नहीं, तो इंडिया में आना ज़रूरी है वो पैसा। इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ही आएगा, क्योंकि अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो हमने विदेश में तो फॉरेन कंट्री में बेचा होगा ना, तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। बट कब तक आना चाहिए? विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसमें एक कंडीशन दे रखी है 6 मंथ की, 6 मंथ के अंदर आना जरूरी है वो, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर है जिसमें सेल हुआ है, तो उस जैसे मान लीजिए अगर जनवरी 23 में हुआ है सेल, तो 31 मार्च 2023 उसका कंप्लीट ईयर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 6 मंथ स्टार्ट होगा, मतलब 1 अप्रैल से 6 मंथ स्टार्ट होगा, तो 30 सितंबर तक वो आ जाना चाहिए इंडिया में। तो इसका हिंदी में क्या है? पिछले वर्ष के अंत से, जो भी पिछला वर्ष गुजरा है, तो अंत से 6 महीने की अवधि के भीतर, इसमें कंडीशन है 6 महीने की अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा, जो कन्वर्टेबल एक्सचेंज बोलते हैं, तो बिक्री भारत को प्रेषित किया जाना चाहिए, मतलब कि इंडिया में वो वापस आ जाना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी एक रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कौन सी रिपोर्ट लेनी है? इसमें देखिए, तब ये डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर शैल नॉट बी एडमिजेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद क्या रूल आ गया है कि ये डिडक्शन तभी मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप एक सी से रिपोर्ट ले रहे हैं। उस रिपोर्ट में क्या है? द सेसी फर्निशेज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्म 56 है, ठीक है। 56 में वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा सीए, अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, जो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो भी सबमिट करेगा। द रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट, फॉर्म 56 और इनकम टैक्स की रिटर्न, ये उसको सबमिट करना होगा। और सर्टिफाइंग दैट, इसमें क्या सर्टिफाई होगा? द डिडक्शन हैज़ बीन करेक्टली क्लेम्ड, कि उसने जो भी डिडक्शन लिया है वो करेक्टली क्लेम किया है, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब कि जितने भी सेक्शंस में जितने भी इस प्रोविजन में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं, इस सेक्शन में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं, ठीक है, वो उसको फुलफिल किया है। तो यह प्रमाणित करना कि इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती का सही दावा किया गया है, वो सर्टिफाई करेगा। कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। और एक लास्ट पॉइंट है इसका कि रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी सबमिटेड इन टाइम। जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो टाइम पर वो सबमिट कर दे, कि आय की विवरणी समय से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं, जो इसकी कंडीशंस थे कि अगर ये संतुष्ट कर देता है, शर्तें संतुष्ट कर देता है, कंडीशन कंप्लीट कर देता है, ठीक है, तो वो डिडक्शन ले सकता है। अब देखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब डिडक्शन का कितना अमाउंट होगा? देखिए, इफ द अफोरसेड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A कितना होगा? मे बी कंप्यूटेड एज अंडर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। यदि पूर्वोक्त शर्तें पूरी हो जाती है तो धारा 10A के तहत कटौती की गणना निम्न अनुसार की जाएगी। कैसे की जाएगी? कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट पहले निकाला जाएगा, क्योंकि हमको तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट से ही डिडक्शन मिलेगा। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कि पहले तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है ना कि वो एक्सपोर्ट की जगह इंडिया में भी सेल कर सकता है, तो टोटल प्रॉफिट मतलब इंडिया में सेल करने से और एक्सपोर्ट करने से दोनों मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना आया है, और साथ में टोटल टर्नओवर। तो टोटल प्रॉफिट बटे टोटल टर्नओवर, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर। अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा अपना, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है बस। अब जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, इसको कैलकुलेट करने की हमको एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट टर्नओवर। और एक्सपोर्ट टर्नओवर का कुछ मीनिंग दे रखा है। क्या मीनिंग है इसका? एक्सपोर्ट टर्नओवर किसको मानेंगे? मीन्स द कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर्टिकल और थिंग, उसको बेचने से जो कंसिडरेशन हमको पैसा मिला है, ठीक है, रिसीव्ड इन और ब्रॉट इन टू इंडिया, और पैसा तो मिल गया बट इंडिया में भी आना जरूरी है, बाई द सेसी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, निर्यात टर्नओवर का अर्थ है परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारित द्वारा
जो भी उसने एक्सपोर्ट किया है वो जब इंडिया में वापस आ गया पैसा, ठीक है, तो उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे, बट इसमें इंक्लूड नहीं मानेंगे। क्या इंक्लूड नहीं है? एक तो फ्रेट अगर है वो इंक्लूड नहीं मानेंगे अगर फ्रेट आया तो, या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेज है, या इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल है सॉरी, मतलब अगर भाड़ा है या दूरसंचार शुल्क है, या भारत के बाहर वस्तुओं या चीज़ों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वितरण के कारण होने वाला जो भी इंश्योरेंस है, उसको छोड़कर जो भी हमारा वापस आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। अब देखिए पीरियड एंड रेट ऑफ डिडक्शन। अब कौन कौन सी पीरियड तक मिलेगा और कौन कौन सी डिडक्शन है, मतलब कौन सी रेट से मिलेगा। अब देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर है, जो शुरू के जो 5 ईयर है, जो फर्स्ट 5 ईयर है उसमें देखिए 100% डिडक्शन मिलेगा। 100%, 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल। जो भी एक्सपोर्ट के फॉर्मूले से जो ऊपर से जो निकला है उसका 100% हमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर में। कि पिछले पहले 5 ईयर में, पहले 5 साल में लगातार 5 मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए, मतलब कंटिन्यू हमको मिलता रहेगा 5 साल तक, ऐसी वस्तुएं चीज़ों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण से प्राप्त लाभ और लाभ का 100%, कि जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका 100% हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर है, नेक्स्ट 2 ईयर के बाद कितना मिलेगा, फिर मिलेगा 50%। अगले 2 साल तक 50% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन इन डिडक्टेबल फॉर फर्दर 2 असेसमेंट ईयर। कि अगले 2 साल इस तरीके के लाभ और लाभ का 50% अगले 2 आकलन वर्षों के लिए कटौती हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी 50% मिलेगा। 50% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन इन डिडक्टेबल फॉर फर्दर 3 ईयर्स। 3 असेसमेंट ईयर तक भी 50% मिलेगा डिडक्शन, बट कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो कंडीशन डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, की कुछ कंडीशंस है कि वो मान लो कोई स्पेशल बैंक एक रिजर्व अकाउंट खोल दे, सारे पैसे वो इंडिया में ले आए, कुछ कंडीशंस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीधा साधा आप याद रखिए पीरियड एंड रेट ऑफ डिडक्शन में 5 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। 5 ईयर में 100%, 2 ईयर में 50% और अगले 3 ईयर में 50% विद कंडीशंस। अब देखिए मान लो उसने बिजनेस तो ओपन कर लिया, उसके बाद उस बिजनेस को सेल भी कर सकता है या कोई दूसरी कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तब क्या होगा अगर ऐसा करता है कि ट्रांसफर अंडर ए स्कीम ऑफ अमाल्गमेशन और डीमर्जर। जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको अमाल्गमेशन और डीमर्जर बता दिया था पहले, तो अमाल्गमेशन और डीमर्जर के कारण अगर उस बिजनेस का ट्रांसफ़र हो गया है, कि समामेलन या डीमर्जर की योजना के तहत अगर उसका हस्तांतरण हो गया है, तो क्या होगा। तो इन केस ऑफ अंडरटेकिंग इलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, कि जो भी अंडरटेकिंग है उसको जो भी डिडक्शन मिला है और उसका ट्रांसफ़र हो गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, की जो 10 ईयर की जो एक्सपायरी थी उससे पहले ही अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया, तब देखिए कैसे मिलेगा डिडक्शन। टू अनदर इंडियन कंपनी, कि इन केस ऑफ अंडरटेकिंग एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ट्रांसफ़र हो गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड जो 10 ईयर था, टू अनदर इंडियन कंपनी, कि दूसरी कंपनी में अगर ट्रांसफ़र हो गया है इन ए स्कीम ऑफ अमाल्गमेशन और डीमर्जर और अमाल्गमेशन में अगर ट्रांसफ़र हुआ है, कि यदि इस धारा के तहत कटौती के लिए पात्र एक उपक्रम, जो भी कटौती के लिए पात्र उपक्रम है, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, मतलब 10 साल की अवधि से पहले अन्य भारतीय कंपनी को समामेलन या डीमर्जर की योजना में स्थानांतरित किया जाता है, तब क्या होगा देखिए, नो डिडक्शन शैल बी एडमिसिबल, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, किसको नहीं मिलेगी, अंडर दिस सेक्शन टू द अमाल्गमेटिंग ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, कि जो भी पुरानी कंपनी थी, कि जिस कंपनी का डीमर्जर या अमाल्गमेशन हुआ था, मतलब पुरानी कंपनी थी, उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाल्गमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस, कि इस खंड के तहत पिछले वर्ष के लिए समामेलक या अविलियत कंपनी के लिए कोई भी कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। अब किसको मिलेगी, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई, ये सेक्शन सब अप्लाई हो जाएंगे, किस पे हो जाएंगे, टू द अमाल्गमेटेड कंपनी, टू अमाल्गमेटेड कंपनी और द रिजल्टिंग कंपनी, मतलब जो नई कंपनी बनी है, ठीक है, जो भी नई कंपनी बनी है या 2-3 कंपनी मिलके जो भी कंपनी बनी है, तो उस पर ये सारे एप्लीकेबल होंगे सेक्शन, पुरानी कंपनी में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस खंड के प्रावधान समामेलित या परिणामी कंपनी, जो भी रिजल्टिंग कंपनी है, पर लागू होंगे, और ऐसा समझा जाएगा कि समामेलन या डिमर्जर हुआ ही नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि वो
नई कंपनी है, वही शुरू से थी। अब देखिए फ्री ट्रेड जोन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। और सर? इसमें देखिए बस पॉइंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले तो फ्री ट्रेड जोन का मीनिंग याद रखना है क्या है। उसके बाद आप टैक्स हॉलीडे के रूप में बता सकते हो इसको, कि इसको क्यों लाया गया था, पर्पज़ क्या है इसका। उसके बाद बता सकते हो कि इसमें प्रोविजन में लिखा क्या है कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद उसकी क्या क्या कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन में देखिए उसको मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करना पड़ेगा फ्री ट्रेड जोन में। ये स्प्लिटिंग या रिकन्स्ट्रक्शन से बिजनेस से नहीं बनाओ, या कुछ इसकी जो मशीनरी वगैरह है सब नहीं हो, इसका सेल कंसिडरेशन ऑफ इंडिया में आ गया हो, या कोई सीए की रिपोर्ट वो प्रोड्यूस करे, या इनकम टैक्स रिटर्न है वो टाइम पे सबमिट कर दे, ये कंडीशन थी इसकी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में कैसे कैसे उसको मिलेगा, कैलकुलेशन क्या है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट पहले निकाला जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, पहले टोटल प्रॉफिट ऑब्लिक टोटल टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकलाएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर की डेफिनेशन थी हमारी। उसके बाद पीरियड एंड रेट ऑफ रिडक्शन की 5 ईयर तक 100% मिलेगा, 2 ईयर तक 50% मिलेगा, नेक्स्ट 3 ईयर तक 50% विद कंडीशन मिलेगा। ठीक है। वो डीमर्जर या अमालगमेशन में अगर उसका हो गया है तो नई कंपनी को पूरा का पूरा इसमें छूट मिल जाएगी, पुरानी कंपनी को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें बताइए कोई डाउट हो तो। नो। चलिए आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।